अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम डॉक्टर उसामा रमज़ान है। आप सबको पता है क्योंकि ये मेरा यूट्यूब चैनल है और इस चैनल का मकसद भी लोगों को अवेयरनेस पैदा करना है, ख़ास तौर पर मरीज़ों को और उनके लवाहिकीन को। आज के इस हेल्थ टॉक के सेशन में मैं ख़ास तौर पर बहुत अहम मौज़ूआत पर बात करना चाहूँगा और आज मैंने अपने एक स्पेशल डॉक्टर को भी इन्वाइट किया है, उसका तारुफ मैं बाद में करवाता हूँ। आज का जो गुफ्तगू का हमारा टॉपिक है वो बहुत अहम है। आए दिन रोज़ाना बहुत बड़ी बड़ी ख़बरें टीवी के ऊपर चलती हैं कि जनाब फ़लाँ जगह डॉक्टर्स जो हैं उन्होंने इलाज नहीं किया, या फिर इससे मिलते जुलते और कई मसले कि जिसमें डॉक्टर को लोगों ने मारा पीटा। डॉक्टर्स जो हैं वो अपना काम सही नहीं करते, डॉक्टर्स जो हैं वो अपने ऑफिस में बैठकर चीज़ें खाते रहते हैं और घूमते रहते हैं, या फिर एमरजेंसीज में अक्सर जो है वो लड़ाई झगड़े अपने मामूल बन चुके हैं। तो हम आपको ये बताएंगे कि इनमें कितनी सच्चाई है कि डॉक्टर्स क्या सच में इतने जालिम हैं और क्या पर्दे के पीछे में हकाइक क्या है, कौन कसूरवार है इन मसलों का, उन सब चीज़ों का कि जो मरीजों के गिले शिकवे हैं। इसके अलावा ख़ास तौर पर हम बात करेंगे कि हमारे माशरे में बढ़ती हुई एंटीबायोटिक्स का जो मिसयूज़ है और जो मैदे का कैप्सूल जो लोगों को बहुत पसंद है और वो उन्होंने हर वक्त जेब में कई लोगों ने रखा होता है, रिश्तेदारों को मुफ्त में ही उसके मशवरे देते हैं। इससे मुतल्लिक भी हम बात करेंगे। तो ज़्यादा लंबा नहीं करते इस वीडियो को और स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले आप मेरा चैनल को जनाब सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को तो लाइक आपने करना ही करना है। तो सबसे पहला जो मैं तारुफ करवाता हूँ, मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर खुरम। डॉक्टर खुरम शहजाद इनका पूरा नाम है। जिन्ना हॉस्पिटल लाहौर में मेडिकल यूनिट 1 के ये रजिस्ट्रार हैं, इंटरनल मेडिसिन के ये स्पेशलिस्ट हैं और बहुत ही काबिल इंसान हैं और अपने वक्त के ये सरगोदा बोर्ड के टॉपर भी हैं। माशाल्लाह काबिलियत की इनमें कोई कमी नहीं, और इससे बड़ी बात कि डाउन टू अर्थ, मरीज़ों से मोहब्बत करने वाले, शफ़क़त के साथ इलाज करने वाले, और कभी मैंने इनको 4 साल के अरसे में किसी मरीज़ से बदतमीज़ी करते हुए नहीं देखा। इसी वजह से मैंने इनका इंतखाब किया है कि वो इस अहम मौजू के ऊपर रोशनी डालें कि ये जो रोज़ाना लड़ाई झगड़े वगैरह होते हैं ये क्यों होते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा डॉक्टर खुरम से। डॉक्टर खुरम, आप पहले थोड़ा सा अपना खुद भी इंट्रोडक्शन अगर कराना चाहते हैं करा दें, लेकिन सबसे पहले तो इस बात को ज़रा हमें समझाएं कि ये जो मसले पेश आते हैं इनकी क्या वजूहात हैं। Thank you, Dr. Sama, for this lovely introduction, and thank you for inviting me to talk about this burning issue. ये एक वाकई एक बहुत कॉमन इशू है और इसके ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी है। इसमें मल्टीपल बेसिकली फैक्टर्स हैं। इसमें कुछ फैक्टर्स डॉक्टर्स के एंड पे हैं, कुछ पेशेंट्स के एंड पे हैं और कुछ हेल्थ रिलेटेड गवर्नमेंट रिलेटेड इश्यूज हैं। तो इन सारों को ज़ाहिर है बारी बारी हम डिस्कस करेंगे। जो मेन एंड अगर हम फर्स्ट डॉक्टर्स को लेके देखें तो जो मुझे सबसे ज़्यादा फील होता है ना कि हम पेशेंट की मैनेजमेंट के ऊपर तो बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे होते हैं, लेकिन जो चीज़ लैक कर रही होती है वो काउंसलिंग होती है पेशेंट्स की। बेसिकली जो पार्ट डेफिशिएंट नज़र आता है ना, उसको हम शायद मैनेजमेंट का पार्ट काउंट नहीं करते। तो काउंसलिंग इज़ ए पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। तो पेशेंट को ये बताना, उसको उसकी बीमारी के बारे में अंडरस्टैंडिंग देना कि तुम्हारी बीमारी बेसिकली है क्या, इस इसकी क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, जिसको ट्रीट लेकिन कैसे। डॉक्टर खुरम, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैंने जो हॉस्पिटल में काम किया, मसला मुझे तो ये भी लगता है कि अब आप एक बंदे को समझा देते हैं ये सारी बात, तो 2 घंटे बाद एक और बंदा आ जाता है, फिर 3-4 जो मिलने वाले आए होते हैं दोपहर के वक़्त, फिर वो आपके पास आ जाते हैं और कहते हैं कि जी हमें भी समझाएँ। तो क्या डॉक्टर के लिए ये मुमकिन है कि वो 12 बंदों को सेम वही कहानी बार-बार सुनाएँ? नहीं, ये आपका करेक्ट क्वेश्चन है। ऐसा होता है हमारे साथ, अक्सर ऐसा होता है जब हम आईसीयू में या बाकी की जगह पे ड्यूटी कर रहे होते हैं तो एक को समझाया फिर दूसरा अटेंडेंट, तो उसका तरीका ये होता है कि आप पहले, और दूसरा एक इसमें अहम बात ये है कि सम टाइम ऐसे बंदे को हम काउंसल कर रहे होते हैं जो उसका कोई दोस्त होता है या इररिलेवेंट पर्सन होता है। तो सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि आप किसको काउंसल कर रहे हैं, उसका जानना ज़रूरी है, उसका उस पेशेंट के साथ रिलेशन क्या है। और फिर उनसे ये पूछें कि और जो बंदे मौजूद हैं उन सबको बुला के एक मुनासिब जगह पे बैठ के डिस्कशन करनी चाहिए, बजाय इसके कि खड़े खड़े इस तरह। और तो उसको लेकिन वो आप मुनासिब जगह का इंतखाब करें कैसे कि अब आपके अस्पतालों में इमरजेंसी के बाद हालात तो ये होते हैं कि
मैंने तो ऐसे भी देखा है कि एक टाइम था कि मरीजों को बाहर ही लेटाना पड़ जाता था कि मरीज इतने ज़्यादा बीमार दाखिल हो जाते थे या करने पड़ते थे। घर तो भेज नहीं सकते डॉक्टर्स, मतलब इनकार नहीं कर सकते आप। एक सरगोदा से बंदा आया, वो आखिरी सांसें ले रहा है, तो हम ये तो डॉक्टर नहीं कह सकते, या कहीं पे कानून ही नहीं है कि उससे वापस भेज दिया जाए। इंसानी हमदर्दी के तहत भी दाखिल करना पड़ता। तो अब वहाँ खड़े होने की तो जगह नहीं है, तो मुनासिब जगह का कैसे फिर वो अस्पताल में, ये तो गवर्नमेंट जो इंस्टीट्यूट हैं, जैसे बड़े बड़े टर्शियरी केयर हॉस्पिटल हैं, जिना हॉस्पिटल, म्यू और जो LGH था, वहाँ पे ये इशू तो है, पेशेंट फ्लो बहुत ज़्यादा है। तो वहाँ पे तो बाज़ बात एक बेड पे 2 पेशेंट भी हो जाते हैं और डॉक्टर्स कम। तो एक तो ये इशू है हेल्थ रिलेटेड, इसको हम डिस्कस करेंगे। वहाँ पे ये ना प्रॉपर काउंसलिंग रूम है ना कुछ हैं, तो वहाँ पे आपने कुछ बस ऐसी जगह खुद से ही वहाँ पे ढूंढनी पड़ती है, कोई सेपरेट बेड या ICU, या जहाँ पे डॉक्टर्स खुद बैठते हैं उस जगह पे बिठा के उनको कॉन्फिडेंस में लेके उनसे बात करने की ज़रूरत होती है कि बेसिकली पेशेंट के साथ चल क्या रहा है, ताकि वो ऑन बोर्ड हों, उनको पता हो। पेशेंट को हमेशा लेमैन लेना, क्योंकि वो तो उस चीज़ को नहीं समझता। आपके लिए लग रहा होता है कि ये तो एक कॉमन इलनेस है या इसकी क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं, बट पेशेंट डजंट नो कि व्हाट इज एक्चुअली गोइंग टू हैपन, कि उसको अगर क्या होना चाह रहा है, उसको पहले से उसके लिए आपको तैयार करना पड़ता है, उसको बताना पड़ता है कि क्या इसकी कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं और क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। और इसमें एक और भी बड़ा ज़रूरी है, स्पेशली OPDs के अंदर, और पेशेंट की कॉन्फिडेंशियलिटी को आपको मतलब सीधा राज में रखना चाहिए बात को। उसको बिल्कुल भी ब्रीच नहीं होने देना मतलब चाहिए। इन शॉर्ट के मैंने भी नोट किया है कि जिस दिन मरीज दाखिल हो या जब उसके दाखिले के इम्कानात पैदा हो जाए ना, उस वक्त फौरी चंद एक चीज़ें ज़रूर बतानी चाहिए डॉक्टर ज़रात को। वो ये कि कितना अंदाज़न कितने दिन मरीज़ को दाखिल करना पड़ेगा, बिल्कुल ऐसे। दूसरा कि क्या ये मसला जानलेवा है या नहीं, और इस बात को बताना भी इस तरह चाहिए कि जी ये फौत हो सकते हैं, या फिर ये शायद के कुछ चंद लम्हों के ही मेहमान हैं। मसला ये आता है कि हम बाज़ उनको किताबी लिहाज से इतना बताते हैं, इस तरह से बताते हैं कि बाद में फिर वो कहते हैं डॉक्टर साहब साडा मरीज ठीक पे हो जाएगा, डॉक्टर साहब साडे मरीजों को सीरियस मसला तो नहीं है। ऐसे ही आपने भी अपनी रोटेशन में, आपका गैस्ट्रोएंटरोलॉजी शोबा है, तो आपने देखा होगा हेपाटोसेलुलर कार्सिनोमा, जिगर के कैंसर के साथ मरीज आते हैं और पैलिएटिव सपोर्टिव केयर के होते हैं। आपको भी पता है इसका फर्दर कुछ नहीं किया जा सकता, और हम बहुत कोशिश कर रहे होते हैं इसको फ्लूइड्स दें, इसको एंटीबायोटिक्स दें, मल्टीपल चीज़ें दें, बट द ओनली थिंग दैट दे नीड इज काउंसलिंग, क्योंकि यही चीज़ है जो हम उनके पास बैठ के उनको समझा सकते हैं, उनको सहारा दे सकते हैं, उनको एम्पैथी शो कर सकते हैं कि एक्चुअली व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन, और इस टाइम किस चीज़ की ज़रूरत है। तो हम इररिलेवेंट चीज़ों के ऊपर थोड़ा फोकस कर रहे होते हैं, इस चीज़ की तरफ हमारा थोड़ा ध्यान बहुत कम होता है, और उसकी मल्टीपल वजूहात हो सकती हैं। हॉस्पिटल के अंदर बर्डन बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन जो चीज़ ज़रूरी है हमें उनको प्रायोरिटाइज़ करना चाहिए कि किस पेशेंट में क्या चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है इसमें, क्योंकि जिस तरह के कैंसर के पेशेंट्स होते हैं और मेटास्टेटिक कैंसर फैल चुका होता है, उसमें कुछ नहीं हो सकता। उसमें जस्ट फैमिली को यही चीज़ चाहिए होती है कि उनको हमें बताने की ज़रूरत होती है कि इसमें फर्दर सर्वाइवल क्या है और इसमें हम जो कर रहे हैं उसकी कितने ही इम्प्रूवमेंट आ सकती है। चलिए ये बताएं कि डॉक्टर्स के एंड पे मतलब कि मसले, एक तो आपने बताया कि काउंसलिंग यानी उनकी सही रहनुमाई, आसान से आसान अल्फाज में वो उनकी बीमारी, उसके आखिरी मुंतकी अंजाम और उसकी मुतवक्का हॉस्पिटल में कितने दिन उसे दाखिल रहना पड़े, इन चीज़ों को बताना ज़रूरी है। लेकिन मसला है ना कि देखें जो बहुत अक्सर ऐसे अगर वाक़यात देखने को मिले भी हैं ना, उसमें कुछ लोग जो बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं ना, जो बहुत जज्बाती और इमोशनल होते हैं, बिल्कुल बहुत से लोग होते हैं, तकरीबन हर बंदा होता है जब भी किसी का प्यारा बीमारी में मुब्तला होता है या उन्हें लग रहा होता है कि हमारा वालिद वालदा बहन भाई हमसे पिछड़ जाएगा या उससे एक मुश्किल वक्त गुजर रहा है, हर बंदा ही उसके एहसासात बहुत मुश्किल होते हैं करने। लेकिन चंद लोग फिर भी, उनमें से भी कुछ लोग जो हैं वो बहुत अदम बर्दाश्त होती हैं, वो बहुत जल्दी डॉक्टर का गिरेबान पकड़ लेते हैं। ये और उसमें भी एक रीज़न ये होती है कि जब पेशेंट हमारे पास इमरजेंसी के अंदर रिसीव होता है, तो पेशेंट जब, क्योंकि एकदम बहुत ज़्यादा पेशेंट्स आ रहे होते हैं स्पेशली गवर्नमेंट हॉस्पिटल की इमरजेंसीज के अंदर, तो उसमें जो फर्स्ट कंटेक्ट होता है ना वो आपका फ़ौरन से होना चाहिए। पेशेंट क्योंकि अक्सर रेफर होकर दूर से आ रहे होते हैं, टर्मिनल स्टेज के ऊपर होते हैं,
تو ان کو یہی ہوتی ہے کہ آتے ساتھ ایک دفعہ ہمارے پیشنٹ کو اٹینڈ کیا جائے. اگر وہ پیشنٹ آیا اور 10 منٹ گزر گئے آپ نے اٹینڈ نہیں کیا اور وہ خدا نہ خواستہ ایکسپائر کر گئے تو ان کو یہی لگتا ہے کہ یہ ڈاکٹر صاحب آتے ساتھ شاید ہمیں دیکھ لیتے تو شاید. لیکن اب اگر آپ یہ دیکھیں نا کہ ان سب مسئلوں کے قصوروار کون باتیں یعنی کہ ایکچوئل ان کی جو بیسک ریزنز ہیں یہ سب نہ ہو پانے کی اس میں آپ کے خیال سے کیا ریزنز ہیں؟ اس میں ایسے کیوں نہیں ہو سکتا یا ہو نہیں رہا کیوں نہیں ہو رہا؟ اس میں ڈفرینٹ ریزنز ہیں. ایک تو ڈاکٹرس کو پرو ایکٹیو ہونے کی ضرورت ہے, ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کس پیشنٹ کو کس ٹائم اور پیروٹرائز کرنے کی ضرورت ہے کہ کس پیشنٹ کو کب دیکھنا ہے. جیسے ٹرائی سسٹم پراپر ہوتا ہے. آپ بات تو ٹھیک کر رہے ہیں لیکن جب میں نے یہ دیکھا ہے کہ اگر ایک بندہ 4 دن سے اگر اس کو جو ہے وہ ایک کھلیوں کا مسئلہ بھی ہے تو وہ رات کے 3 بجے اگر آتا ہے تو وہ تو یہی کہتا ہے کہ سب سے پہلے مجھے دیکھیں. تو کلیم تو ان کا بھی یہی ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ سیریس میں ہی. اور بڑھتی ہوئی معاشرے میں جو نفسیاتی مسئلے ہیں جن کو ذہنی ٹینشن پریشانی ڈپریشن انگزائٹی ایسے مریض بھی جب ہسپتال میں آتے ہیں تو سب سے زیادہ تو ان کے لواحقین اور وہ جو مریض ہوتے ہیں وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم سب سے سیریس ہیں. تو اس طرح تو پھر یعنی کہ ڈاکٹرز کے لیے تو یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے نا. یہ تو اکثر ہم نے دیکھا ہے نا ایمرجنسی چل رہی ہوتی ہے رات کے 3 بجے ہیں تو ایک پیشنٹ آ جائے گا, ہم سکھ مریض کو دیکھ رہے ہیں وہ یہ کہے گا کہ جی میں گزر رہا تھا میں نے کہا بی پی چیک کرواتا تھا. تو ایمرجنسی میں یہ تو اکثر دیکھنے یہ تو عوام کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے. اس کے لیے جو ہاسپٹل اس لیول کے اوپر بھی جہاں ایمرجنسی میں ایک ٹرائی سسٹم ہونا چاہیے کہ اس پیشنٹ کو ہم نے ایمرجنسی کے اندر بھیجنا ہے, اس کو وہاں پہ جو سی او ڈی جو ہم نے بنائی ہوئی ہے وہاں پہ ڈیل کرنا ہے, ادھر ہی مینیج کرنا ہے. لیکن تو یہ تو اس کی اونرشپ تو کوئی لیتا نہیں ہے نا. مسئلہ تو یہ ہے کہ دیکھیں اگر ایک سلپ کا کاؤنٹر ہے جہاں پرچی بن رہی ہے, ایک بندہ آ رہا ہے وہ آرام سے چل کے آ رہا ہے اور ساتھ سگریٹ کے 2 کش بھی لگا رہا ہے اور وہ کہتا ہے جی مجھے بھی ایمرجنسی میں چیک اپ کرانا ہے. اب دیکھیں نا وہ اس اندر ایمرجنسی میں موجود ڈاکٹر کے پاس جب کوئی آ جائے گا پہنچ جائے گا پھر تو وہ اس کو کچھ نہ کچھ اس کو ڈیل تو کرنا پڑے گا. اب وہ ٹریاج سسٹمز کی ڈیفیشنسیز بھی ایگزسٹ کرتی ہیں ہمارے ہاسپٹلز میں. تو کچھ اس میں یہ ہے کہ آپ نے خود آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ کس پیشنٹ کو کتنی پرائیورٹی دینی ہے. آپ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کریٹیکلی سک پیشنٹ ہے اور اس کو چھیڑ کے آپ اس کا بی پی چیک کرنا, اس کو تھوڑا سا سمجھائیں کہ یہ آپ ایمرجنسی میں نہیں ہے, آپ کا بی پی ضرور چیک کرتے ہیں, آپ تھوڑی دیر ویٹ کریں. اس پیشنٹ سے ہم فری ہوتے ہیں تو آپ اس کو تسلی دیں, ہاں تم کدھر آ گئے ہو, کیا کرنے آئے ہو. تو اس طرح کی جو لینگویج ہوتی ہے یہ تھوڑا سا ہاں وہ پیشنٹ ہے ان کو لیک آف ایجوکیشن ضرور ہے, ان کو اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے, بٹ یہ ان کے اینڈ میں یہ ہے کہ ان کو صحیح طرح سے کمیونیکیٹ نہیں کیا گیا, اویئرنیس نہیں دی گئی. تو ہمیں ان کو بتانے کی ضرورت ہے کہ اس پیشنٹ کو ایمرجنسی میں آنا چاہیے. تو ان کو ایز اے لے مین سمجھتے ہوئے ہی ان کو سمجھانے کی ضرورت ہوتی ہے, ان سے پولائٹلی بات کریں, دے انڈرسٹینڈ اور وہ سمجھ جاتے ہیں. جب ایسا ہوتا تب ہے جب ہم تھوڑا سا روڈلی بیہیو کرتے ہیں, اگریسو. ظاہر بارنو ہوتا ہے. کتنے فیصد آپ کے خیال سے ڈاکٹرز جو ہیں وہ بدتمیزی سچ میں بدتمیزی کرتے ہیں جس کو لوگ کہتے ہیں جی ڈاکٹر بدتمیز بہت ہے؟ یہ اس کی ریشو بہت زیادہ بدتمیز ہے, اس کی ریشو بڑھتی جا رہی ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ایک تو پراپر ڈاکٹرس کو اس طرح سے ٹرین نہیں کرتے, ان کی ایموشنل جو ٹریننگ ہے اس چیز کے اوپر فوکس نہیں کرتے. ہم زیادہ تر کلینکل اسکلس کے اوپر فوکس ہوتے ہیں اور جو ان کا جو پروفیشنلزم ہے اس چیز کو بہت زیادہ فوکس نہیں کرتے. تو اس کا نمبر دن بدن بڑھتا ہی جا رہا ہے. اور دوسری وجہ اس میں یہ ہوتی ہے کہ یہی جو ڈاکٹر 24 گھنٹے کی شفٹ کر رہے ہوتے ہیں, 12 گھنٹے کی شفٹ کر رہے ہیں, تو آلریڈی وہ کافی برن آؤٹ ہوتا ہے. کون 24 گھنٹے کی شفٹ کی کیا وجوہات ہے؟ کیا ان کو کم نہیں کیا جا سکتا؟ اس کو کم اس لیے نہیں کیا جا سکتا کہ آلریڈی جو گورنمنٹ کی پالیسیز ہیں اس میں ڈاکٹرز کی انڈکشن سے کم ملتی ہے, جو ریزیڈنٹ آتے ہیں وہ آلریڈی ان کا نمبر بہت کم ہے. لیکن یہ بھی کچھ جگہ دیکھا جاتا ہے کہ جہاں پہ اگر فرض کریں لوگ زیادہ بھی ہیں تو بہت سارے جو ڈاکٹرز کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ صبح کے وقت کام کریں اور باقی ٹائم پہ جو ہے نا وہ عملہ پھر کم پڑ جاتا ہے. نہیں وہ بات ٹھیک ہے, لیکن وہ تو شفٹس بنائی ہوتی ہے نا, تو وہ تو ڈاکٹرز کا ٹوٹل نمبر آف شفٹس اس کے اکارڈنگلی, کیونکہ میں ایز اے رجسٹرار خود بھی اس چیز کو دیکھتا رہتا ہوں, کوشش کی جاتی ہے کہ منیمم 8 آورز یا 12 آورز سے زیادہ نہ لگائی ہے. لیکن سم ٹائم ایسے ہوتا ہے کہ جیسے نائٹ ایمرجنسی کی ہے کچھ ڈاکٹرز نے اور صبح اپنے وارڈ کے اندر جانا ہے, صبح 6 بجے ایمرجنسی ختم ہو رہی ہے اور پھر 8 بجے وارڈ میں جانا ہے, تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے. ڈاکٹرز آلریڈی ایگزاسٹڈ ہوتے ہیں, اور اگر ہم ان کو یہ کہتے ہیں کہ 12 گھنٹے کی ایمرجنسی کر کے بعد صبح آپ نے نہیں آنا, تو وہ جو رات کو مریض داخل نہیں ہے وہ صبح وارڈ میں کسی. لیکن اب جیسے اب ایک مریض ہے وہ تو ہر مریض ہی یہ اس چکر میں اس
उम्मीद के साथ होता है कि मुझे एक एक लफ्ज़ बात तफसील से बताई जाए और डॉक्टर जो हैं वो ऐसे प्यारे खूबसूरत और नरम अल्फाज मेरे लिए तैयार रखें कि मैं खुश हो जाऊं। तो क्या वो 24 या 36 घंटे ड्यूटी करने वाला बंदा, उसके लिए तो मुमकिन तो नहीं है, लेकिन मरीज़ के साथ वो जो बंदा, उससे पता कैसे चलेगा भाई कि ये बंदा इतना थका हुआ है? ये कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है कि जब आप पेशेंट को देख रहे हैं तो ये बताएं कि आपकी बीमारी को मैंने अंडरस्टैंड कर लिया है, इसकी ये तशखीस है और मैं आपको तसल्ली से इसके बारे में गाइड करूँगा। क्योंकि आप बात का ऐसे होता है कि एक डॉक्टर मल्टीपल पेशेंट्स को देख रहा होता है और समटाइम्स इतना टाइम नहीं होता कि हर को डिटेल में, तो उसको ये है कि जो आपको ज़्यादा क्रिटिकल लग रहा है उसके अटेंडेंट से तो ज़रूर बात करें। जो आपको लग रहा है कि ये रिलेटिवली स्टेबल है उसको आप थोड़ा सा टाइम दे सकते हैं। उनसे अपने जूनियर डॉक्टर्स जो आपके अंडर जैसे ऑफिसर्स काम कर रहे हैं उनको इस चीज़ के बारे में आगाही होनी चाहिए, उनको एटलीस्ट उनकी काउंसलिंग स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि इस तरह का पेशेंट आए तो आपने उसको किस तरह से काउंसल करना है और इस तरह का पेशेंट आए तो किस तरह, और फर्स्ट प्रायोरिटी किन चीज़ों को आपने देनी है। तो ये नीचे से ही काम करना पड़ेगा, एक डॉक्टर के बस की बात नहीं है। हमने काफ़ी वक्त इस चीज़ को दे दिया है कि हमारे डॉक्टर्स को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अपने रवैये को बेहतर करने की, काउंसलिंग स्किल्स को सीखने की। ये तो चले डॉक्टर्स की बात भी हमने की कि उनमें भी कुछ कमी है, वहाँ हमने साथ ये बात भी की कि कुछ तो लवाहकीन अटेंडेंट्स यानी कि और मरीज़ आते हैं उनमें भी अदम बर्दाश्त बहुत ज़्यादा है, उनको भी थोड़ी सी अपनी एक्सपेक्टेशंस, उम्मीदें जो हैं वो थोड़ी सी बेहतर या एक्चुअली या रियलिस्टिक करने की ज़रूरत है कि हकीकत पसंद जो है ना वो एक सोच और रवैया इख्तियार करें। और वो हकीकत ये है कि हम एक गरीब मुल्क से ताल्लुक़ रखते हैं, यहाँ पर सेहत का मिलना एक बहुत बड़ी नेमत है और वो भी फ्री में मिलना। दुनिया के सबसे अमीर तरीन मुल्क अमेरिका में भी ये सहूलत मैसर नहीं है। वहाँ भी जो बंदा इंश्योरेंस नहीं कराता उसको हॉस्पिटल में लोग एंटर नहीं होने देते। तो हमारे यहाँ आबादी का तनासुब बहुत ज़्यादा है, उस लिहाज से हस्पतालों की शदीद कमी है, और जहाँ हस्पताल मौजूद भी हैं वो एक ख़ास इलाके में हैं, तो पूरे के पूरे पंजाब के लोग फिर वहाँ बेचारे बड़ी मुश्किल से पहुँचते हैं और फिर उनके लिए वहाँ रहना सहना, खाना पीना और अपने साथ प्यारों के जो बीमार हैं उनकी केयर करना बहुत मुश्किल है। मैं तो ये कहता हूँ कि आता एक मरीज़ है, जाते 3 मरीज़ हैं, क्योंकि वो उसके साथ रह के वो भी मरीज़ बन जाते हैं। हमारे अस्पतालों में कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर में भी कुछ डेफिशिएंसीज़ हैं, जिसमें कि बहुत अच्छे वाशरूम्स, ख़ास तौर पे पेशेंट्स के लिए वो बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं है, उनमें बेहतरी की ज़रूरत है। और फिर बेड्स जो हैं अगर 50 की कैपेसिटी है तो वो विदाउट एनी रेफरल सिस्टम जो है वो, ये जैसे कि अगर शेखपुरा से एक मरीज बात का डायरेक्ट लाहौर आ जाता है, या फिर इस चीज़ का अंदाज़ा लगाए बगैर कि वहाँ मौजूद है बेड की स्पेस या नहीं, फिर भी वो रेफ़र कर दिया जाता है। तो देखें, अगर आप कहें कि मसले हल हो जाएँ तो मेरा ख़्याल है कि चीज़ों को बेहतर किया जा सकता है, इन मसलों को मुकम्मल ख़त्म नहीं किया जा सकता। दोनों तरफ से ताउन की ज़रूरत है। अब थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि आप जो बड़े अस्पताल हैं, जिनाह अस्पताल या सर्विसेज या फिर जनरल अस्पताल जिनको हम टर्शरी केयर्स का नाम देते हैं, इन सब अस्पतालों में 24/7 और 365 डेज़ एमरजेंसी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। यानी कि दिन का कोई भी घंटा ऐसा नहीं होता कि जब डॉक्टर्स ड्यूटी पर ना हो, और जिसमें हफ्ते का कोई दिन भी छुट्टी नहीं होती और साल के 365 दिन। ये बहुत बड़ी कुर्बानी है जो डॉक्टर्स देते हैं। इसके अलावा चंद एक और शोबे हैं जिसमें पुलिस और एक आधे होंगे जो ऐसे ख़ास तौर पे ईद त्यौहार के मौके के ऊपर भी अपनी ड्यूटी सर अंजाम देते हैं। इन ड्यूटीज़ का कोई स्पेशल मुआवजा भी शायद नहीं दिया जाता, और ये भी बात बताने का मकसद, लोगों तक पहुंचाने का मकसद ये है कि आप लोगों को चाहिए कि ऐसे मौक़ों पे जब अस्पताल आएँ तो ना कि डॉक्टर से गिले शिकवे ज़्यादा करें, बल्कि उनको थोड़ा बहुत क्रेडिट भी इस चीज़ का देना बनता है कि वो अपने प्यारों से दूर ईद जो है अस्पतालों में गुजारते हैं। तो ये जो लड़ाई झगड़े, गिरेबान पकड़ना, गिले शिकवे, उसमें हमने कुछ चीज़ें एक्सेप्ट की बतौर डॉक्टर के, हमें बेहतर करने की ज़रूरत है। लेकिन आखिर पर मैं ये बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि किसी भी किस्म की जो अल्फाजी गोलाबारी या फिर ये जो अल्फाज के चुनाव की वजह से अगर किसी को कोई दुख पहुंचता भी है तो इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि
जो है वो फिज़िकल अब्यूज़ किया जाए, किसी के ऊपर जो है वो हमला कर दिया जाए, किसी को थप्पड़ जड़ दिए जाएँ या किसी का नाक तोड़ दिया जाए। तो ये एक बहुत डिमोरलाइजिंग चीज़ होती है। इससे जो हौसला टूटता है डॉक्टर्स का, वो बहुत हौसला शिकन चीज़ होती है। इस वजह से डॉक्टर्स मुल्क छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं और आप इस चीज़ को शायद नहीं जान पा रहे कि सालाना हज़ारों की मकदार में डॉक्टर्स इस लाइन में तैयार बैठे हैं कि उनको किसी मुल्क की जो है वो क्लीयरेंस हो तो वो यहाँ से जाएँ। तो डॉक्टर खुरम, मतलब ये देखें, हमने समहाउ कुछ बातें डिलीवर की हैं कि जिससे लोगों को शायद ये समझ आ चुकी है अब कि कुछ हद तक जो हैं वो चीज़ें डॉक्टर्स के कंट्रोल में नहीं हैं। इसके जो असल ज़िम्मेदार हैं, या मैं कहूँ कि इसकी जो रीज़न्स हैं, वो मुख्तलिफ लेवल पर हैं, जिसमें सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी तो स्टेट की है, मौजूदा हुकूमत की होती है कि वो इस चीज़ की प्लानिंग करे कि वो बड़े से बड़े अस्पताल और लोगों की आबादी के तनासुब के लिहाज से अस्पतालों की प्लानिंग करके बनाएं। दूसरा हमारा चैप्टर है इस टॉक का, वो है मिस यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स, और साथ में कुछ अद्वियात जो कि हमारे माशरे में लोगों ने गलत आदात अपना ली हैं ना। अच्छा डॉक्टर खुरम, आपको लगता है कि बहुत से लोग एंटीबायोटिक्स का यूज़ सही कर रहे हैं या ख़राब कर रहे हैं? देखिए डॉक्टर सामा, ये एक बहुत बड़ा डायलेमा है कि घर में हल्का सा मतलब आम खांसी हुई, जी घर में कोई एंटीबायोटिक पड़ी है, पकड़ के खा ली ऐसे ही, और एक दो डोज ली और फिर उसके बाद थोड़ा बेहतर फील किया और फिर छोड़ दी। तो ये एक बड़ी वजह है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की। मतलब क्या होती है ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस? मतलब लोगों को क्या उसमें उससे होता क्या है? उसमें ये होता है कि जो भी जरासीम जिसके लिए आप दवाई ले रहे हैं, अगर बार बार उसको कम डोज में देंगे या उसकी इनफ्रीक्वेंट या फ्रिक्वेंसी कम होगी या ड्यूरेशन कम होगा, तो जिस बैक्टीरिया के लिए आप वो यूज़ कर रहे हैं वो अपने अंदर एक ऐसी तब्दीली पैदा कर लेता है जिसके नतीजे में वो एंटीबायोटिक जब आप नेक्स्ट टाइम यूज़ करेंगे तो इनइफेक्टिव होगी। यानी वो जो बैक्टीरिया या जरासीम था उसने अपने अंदर एक ऐसी तब्दीली पैदा कर ली है जिसके नतीजे में आप वो नेक्स्ट कोई भी आप एंटीबायोटिक उससे रिलेटेड यूज़ करेंगे तो वो उसके ऊपर कोई असर नहीं करेगी। तो इसको हम ये कहते हैं कि इस एंटीबायोटिक की रेजिस्टेंस और इसका नंबर बढ़ता जा रहा है, और उसकी वजह यही है। उसकी रीज़न तो कुछ पेशेंट्स के एंड के ऊपर है और कुछ डॉक्टर्स के एंड के ऊपर भी है कि ओवर प्रिस्क्रिप्शन के एक ही मर्ज़ के लिए 2-3 एंटीबायोटिक एमए ही लिख देना विदाउट इंडिकेशन, स्पेशली पेरिफेरीज के अंदर। या एक डॉक्टर इमरजेंसी में पेशेंट आया है इमरजेंसी के अंदर, उसको ज़रूरत ही नहीं है, जस्ट कोई वायरल इलनेस है और उसको बताने की ज़रूरत है कि इट विल गो अवे इन 2 और 4 वीक्स, तो ये सेटल कर जाएगी, आपने भी इसके बारे में परेशान नहीं होना। तो उनको जस्ट मेक श्योर करने की ज़रूरत होती है कि अगर ये अलामतें आ रही हैं या इस तरह की अलामतें आती हैं तो फिर हम ज़रूर एंटीबायोटिक्स ऐड करेंगे, अदरवाइज़ ज़रूरत नहीं है। तो उसको थोड़ा सा जुडिशियस यूज़ करने की ज़रूरत है। तो ये एक बड़ी वजह है। उसकी डोज एक तो मिस यूज़ करना, जहाँ ज़रूरत नहीं वहाँ देना, और अगर दे दी है फिर उसकी डोज कम देना या उसका ड्यूरेशन कम रखना। तो ये मेन फैक्टर्स हैं इसके रेजिस्टेंस। तो इसको अब एड्रेस किया कैसे किया जा सकता है? इसको मतलब हुकूमती लेवल पे कोई ऐसी पॉलिसी या कोई ऐसा कानून या कोई इसके मतलब कुछ सख्त इक़दाम लेवल पे इसको एज ए डॉक्टर हमें समझने की ज़रूरत है, और हमें खुद पता होना चाहिए कि कौन सी एंटीबायोटिक किस मरीज़ को देनी है, क्योंकि ये डिसीजन एज ए डॉक्टर हमें खुद लेना होता है कि किस मरीज़ को एंटीबायोटिक देनी है और कितने ड्यूरेशन के लिए देनी है, और उसको गाइड करना बड़ा ज़रूरी होता है। और पेशेंट के लिए भी ये समझना ज़रूरी होता है कि घर में पड़ी हुई कोई भी एंटीबायोटिक डॉक्टर के मशवरे के बगैर इस तरह से यूज़ नहीं करनी। मेरी फैमिली में रिसेंटली बात तो ये है कि मैं बताता हूँ, अभी जब रिसेंटली मैं घर गया था तो एक पेशेंट मेरे पास आया था, और वो पेशेंट ऑगमेंटिन यूज़ कर रहा था फॉर द लास्ट 3 मंथ्स, और उसको ये नहीं बताया गया था कि कितने ड्यूरेशन के लिए लेनी है, इसको आपने 7 डेज लेना है, 10 डेज लेना है, ये मैक्सिमम। हमारे यहाँ मेडिकल स्टोर्स के ऊपर भी डॉक्टर के मशवरे के बगैर विदाउट प्रिस्क्रिप्शन, ये जो एक ट्रेंड है कि विदाउट जो डॉक्टर की मशवरे के बगैर भी दवाइयाँ बेच दी जाती हैं। तो मेरा ख्याल है हुकूमत को एक सख्त कानून पास करना चाहिए कि जब तक कोई भी नुस्खा एक मुस्तैद डॉक्टर और रजिस्टर्ड डॉक्टर की स्टैम्प और उसकी एक प्रॉपर पर्ची के बगैर मेडिकल स्टोर से दवाई नहीं मिलनी चाहिए।
یہ کافی حد تک ہمارے اینٹی بایوٹکس کے ایشو کو ایڈریس کر سکتی ہے یہ چیز. یہ تو اینٹی بایوٹک سے ہٹ کے باقی ڈرگس پہ بھی بالکل امپلیمنٹ ہوتا ہے کہ جتنی بہت ساری ایسی دوائیاں ہیں اسٹیرائڈز ہیں اینٹی بایوٹکس کے علاوہ جو پی پی آئیز ہیں یا ملٹیپل ڈرگز ہیں جو ہماری مدافعت کم کرتی ہیں امینو سپریسنٹس ہیں وہ بھی بعض اوقات کچھ میڈیکل اسٹور والے ایسے ہیں. اور میڈیکل اسٹور کے اوپر بھی ایک بہت بڑا آپ سمجھ لیں کہ ڈائلما ہے کہ وہاں پہ بھی کوئی رجسٹرڈ جو فارماسسٹ ہے وہ نہیں بیٹھا ہوتا. وہ بھی ایسے کوئی 10 جماعتیں پڑھا ہوا ہے 12 جماعتیں پڑھا ہوا ہے اور اس کو بتا دیا ہے یہ دوائیاں ہیں اور وہ بس وہاں پہ بیٹھ گیا ہے اور اس کو یہ بھی آئیڈیا نہیں ہوتا کہ یہ اس سے جو میں دوائی دے رہا ہوں اس کے کیا کنسیکوینسز ہو سکتے ہیں. تو وہ بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ ایک اس سے ریلیٹڈ ہی واقعہ ہے کہ ایک اپر ریسپیریٹری ٹریکٹ انفیکشن جو گلا خراب تھا اس کے لیے ایک جو اسٹور پہ بندہ تھا اس نے اس کو دوائی جو دینی تھی وہ میتھوٹریکزیٹ آپ جانتے ہیں جو مدافعت کو کم کرتی ہے. میکرولائڈ سمجھ کے کہ یہ شاید میکرولائڈ یا اینٹی بایوٹک کی جگہ وہ دے دی اینٹی بایوٹک کی جگہ کے اوپر اس نے اس کو میتھوٹریکزیٹ کا سالٹ دے دیا اور وہ یوز کرتا رہا. اس کے بعد اس کی ساری سیل کاؤنٹس تھی جو خلیے تھے سارے خلیے کم ہو گئے تھے الٹیمیٹلی ہی ڈائی مر گئے. تو یہ دیکھیں ایک صرف ایک ڈرگ غلط پرسکرائب کرنے کی وجہ سے اتنا نقصان ہو سکتا ہے. کچھ اوور دا کاؤنٹر میڈیسن ہیں جیسے پیناڈول ہے بروفین ہے ٹھیک ہے اٹس انڈرسٹینڈیبل لیکن باقی ہر میڈیسن کو ایسے ہی پرسکرائب کر دینا اور ایسے ہی ڈاکٹر کی پرسکرپشن کے بغیر دے دینا تو اس کو ظاہر ہے اسٹرکٹلی دیکھا جانا چاہیے اور اس کو بالکل اس کے اوپر لا ہونا چاہیے اور اس کو سخت سزا ہونی چاہیے اس کے اوپر تب ہی اس چیز کو روکا جا سکتا ہے. ادروائز تو یہ ریزسٹنس بڑھتی جائے گی اور پھر ایک وقت آئے گا کہ ہمارے پاس کوئی اینٹی بایوٹک کوئی چیز ہی نہیں ہوگی کسی پیشنٹ کو. یہ دیکھا جی آپ نے ہم نے جان بوجھ کے اس موضوع کو تھوڑا سا ہائی لائٹ کیا ہے کہ ہمارے معاشرے میں لوگ بلا وجہ اینٹی بایوٹکس کو استعمال کرنا بہت زیادہ پسند کرتے ہیں بلکہ ان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ جی اگر مجھے وائرل نزلہ کام چل بھی رہا ہے تو بعد میں نہ ہو جائے تو اس لیے وہ پہلے سے ہی لینا شروع کر دیتے ہیں اینٹی بایوٹک. اور ان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ اگر گلا خراب ہے تو جی میں آج ہی ٹھیک ہو جاؤں گا اینٹی بایوٹک کے استعمال سے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. وائرس جو ہوتے ہیں یہ سالانہ تقریباً موسم بدلنے کے ساتھ ساتھ ایک عام انسان بھی تقریباً 3 سے 4 دفعہ سال میں ان وائرسز کا شکار ہو ہی جاتا ہے. گلا خراب ہو ہی جاتا ہے. اور میں نے خود سے کئی دفعہ میں بھی ظاہر سی بات ہے ہم خود ڈاکٹر بھی کئی دفعہ مریض کی صورتحال میں چلے جاتے ہیں یعنی خود بھی پیشنٹ تو ہم بن جاتے ہیں نا جب ہمیں بھی نزلہ زکام ہوتا ہے. تو اگر کوئی میڈیسن نہ بھی یوز کریں تو اس سے کافی حد تک ذرا یہ ہے کہ تھوڑا وقت زیادہ لگ جاتا ہے جس میں خاص طور پہ آپ کی جو علامتیں جس میں سر درد بخار یا ایسی کیفیت اس میں دوائیوں سے کافی بہتری ضرور آتی ہے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ اینٹی بایوٹک کے استعمال سے جناب آپ صبح ہی ٹھیک ہو جائیں. تو لہٰذا اینٹی بایوٹکس کے استعمال کو لے کر ہمیں بہت سنجیدہ ہونا چاہیے. اب میں ڈاکٹر صاحب سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ڈاکٹر صاحب یہ جو آج کل میں نے دیکھا ہے کہ ہر ایک فارمیسی کے اوپر میڈیکل اسٹور کے اوپر ایک علیحدہ سے ایک پوری بڑی ساری الماری سج گئی ہے جس کے اندر بہت زیادہ مقدار میں آپ کے سارے جو ملٹی وائٹامنز سپلیمنٹس فوڈ سپلیمنٹس یہ اب میری سمجھ سے باہر ہے کہ اتنی تو شاید کہ اور دوسری دوائیاں نہیں سجی ہوتی اس دکان پہ جتنی ان ملٹی وائٹامنز کو سجاوٹ کر کے رکھا ہوا ہے. لوگوں کے ذہن میں یہ باتیں ٹی وی کے ذریعے کمرشلز کے ذریعے مشہوریوں کے ذریعے ڈال دی گئی ہیں یا پتہ نہیں کہاں سے آ گئی ہیں کہ بھائی میں اب جم کر رہا ہوں تو مجھے فلاں وائٹامنز کی ضرورت ہے, میں اب جناب میک اپ کر رہا ہوں تو مجھے فلاں وائٹامنز کی ضرورت ہے, میں جی دھوپ میں نہیں نکلتا تو لہٰذا مجھے وائٹامن ڈی اسٹارٹ کر دینا چاہیے. اب جی میری ایج زیادہ ہو گئی ہے تو اب مجھے جناب ایک 50 سال سے زیادہ والا ملٹی وائٹامن اسٹارٹ کر دینا چاہیے. اب مطلب شاید ہی کو بندہ بچتا ہو وہ جو کہتا ہو کہ بھائی میں تو اب وائٹامنز مجھے نہیں لینے چاہیے. مطلب کیا سچ میں مطلب اب یہ دور آ گیا ہے یا ہماری خوراکیں اتنی خراب ہو چکی ہیں کہ بھائی ہر بندے کو ملٹی وائٹامنز لینے چاہیے؟ نہیں ایسی بات نہیں ہے. یہ اکثر دیکھنے کو ملتا ہے جب بھی آپ کوئی پرسکرپشن دیتے ہیں تو ڈاکٹر صاحب کوئی طاقت کی دوائی لکھتے ہیں, کوئی آپ نے ملٹی وائٹامن تو لکھی نہیں. یہ اکثر اس کا اگلا سوال ہوتا ہے کیونکہ ہمارے یہاں معاشرے کے اندر طاقت کے نام پہ اور مردانہ کمزوری کو علاج کرنے کے لیے جو مرضی آپ مریض کو کھلا دیں وہ کھانے کو تیار ہوتا ہے. تو وہ اس چیز کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو بیماری ہمیں لگی ہے شاید کہ ہماری وائٹامن سے کمزوری بہتر ہوگی تو اس سے ٹھیک ہو جائے گی. سم ٹائم
डेफिनेटली इनकी ज़रूरत होती है, लेकिन सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है पेशेंट को भी और डॉक्टर्स को भी जानना ज़रूरी है कि वाकई इस विटामिन की ज़रूरत है भी या नहीं है, क्योंकि बहुत सारी जिस तरह इनकी कमी की वजह से मसले हो सकते हैं, इसी तरह इनकी एक्सेस भी बॉडी के लिए नुकसानदेह हो सकती है। अच्छा। जैसे कि आप समझते हैं विटामिन ए आंखों के लिए ज़रूरी है, लेकिन अगर उसकी एक्सेस होगी तो वो उससे विजुअल प्रॉब्लम, आंखों के प्रॉब्लम्स इटसेल्फ भी आ सकते हैं। जैसे बोन्स वीक हो जाती हैं विटामिन डी के साथ, अगर विटामिन डी आप बहुत ज़्यादा एक्सेसिव मिकदार में यूज़ करेंगे तो उसकी अपनी कॉम्प्लिकेशन आना शुरू हो जाती हैं। इवन कैल्शियम लेवल ज़्यादा हो जाए, किडनी के अंदर स्टोन बनना शुरू हो जाते हैं, पेशेंट की कन्फ्यूजन स्टार्ट हो जाती है, वीकनेस स्टार्ट हो जाती है, बोन पेन स्टार्ट हो जाती है। तो विटामिन इटसेल्फ अगर एक आप एक्सेसिव मिकदार में लेंगे तो वो भी बॉडी के लिए कोई बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं होते। वो इटसेल्फ उल्टा आप उसका फ़ायदा करते करते नुकसान कर देते हैं। तो पहले ये जानना ज़रूरी है कि इसको वाकई इस चीज़ की ज़रूरत है या नहीं है। और सबसे बेहतर ये होगा अगर आप उसके विटामिन डी लेवल या जो आप कमी सस्पेक्ट कर रहे हैं, जो डेफिशिएंसी आपको लग रही है, उसके अगर लेवल्स करा के चेक कर लें तो ये सबसे बेहतर नहीं, आइडिया वो होता तो है। मरीजों को कहना होता है कि 10,000 रुपये का टेस्ट डॉक्टर साहब करा दिया है, तो आपने इतने की तो मेरी दवाई आएगी। क्या वो ये सोच उनकी ठीक है? ये बात मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा ये इस तरह के फाइनेंशियल इश्यूज होते हैं, फिर उसमें ये जानना ज़रूरी होता है कि अगर डॉक्टर को लग रहा है कि वाकई इसको इस चीज़ की ज़रूरत है तो उसको बताए कि ये 1 महीना 1.5 मंथ 2 मंथ आपने खानी है और उसके बाद आपने इसको छोड़ देना है। तो उसके बाद आप देखेंगे कि सिम्टम्स आपकी बेहतर हो जाती हैं तो ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिम्टम्स बेहतर नहीं हो रही तो वो खाता ही जाए साला साल खाई जा रहा है, तो इटसेल्फ ये उसके लिए हार्मफुल हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। तो मैं ये भी कहना चाहूँगा कि देखिए, जहाँ जहर और दवाई में फ़र्क मकदार का होता है, तो इसलिए जो है आपने इस चीज़ को बखूबी समझना है कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, एंड स्पेशली जो एक्सेसिव वाइटामिन्स का यूज़ है ये बहुत नुकसानदेह है। और अलार्मिंग चीज़ ये है कि ऐसी चीज़ को डायग्नोज करना बीइंग अ डॉक्टर भी बहुत मुश्किल है। मुझे नहीं लगता कि हमने अपने 5-7 साल के अरसे में जितने मरीज़ देखे हैं, शायद कि कोई ऐसा मरीज़ उसकी तशख़ीस कर पाए हों कि भी इसको विटामिन की ज़्यादती की वजह से मसले आए हैं। मतलब कि वो इतना मुश्किल है इसको तशख़ीस करना, क्योंकि इसको अक्सर लोग तो दवाई भी नहीं समझते ना। उनसे पूछा जाए कि आप किसी किस्म की कोई मेडिसिन यूज़ करते हैं तो वो उनका आगे से जवाब होता है नहीं जी। लेकिन अगर आप पूछेंगे आप कोई मल्टीविटामिन यूज़ करते हैं तो कहते हैं हाँ जी हाँ, मैं वो फलां वाली खा रहा हूँ। मतलब वो एक उन्होंने इसको कुछ अलग ही समझा हुआ है। तो आप सबके लिए मैसेज यही है कि मल्टीविटामिन्स अच्छे ज़रूर हैं, लेकिन जब एक डॉक्टर, मुस्तनिद डॉक्टर, काबिल डॉक्टर जब उसकी ज़रूरत समझे तब आपने लेने हैं, खुद से नहीं लेने। आजकल ये जो इंस्टाग्राम पर ये जो आपको मुख्तलिफ इन्फ्लुएंसर्स हैं, मुख्तलिफ जो मेकअप ट्यूटोरियल वाले हैं, वो जो आपको बता देते हैं कि ये फ़लाँ फ़लाँ विटामिन ले लें और ये ले लें, आप उसको शुरू कर देते हैं और फिर बस चला चल आगे भी लोगों को बताते रहते हैं। दैट इज़ वेरी रॉन्ग। आप इस चीज़ को जो है ना वो क्विट करें। ऐसा करना आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह। लास्ट पे बहुत ही कॉमन एक ड्रग है मैदे का कैप्सूल। मैं जब ड्यूटी पे होता हूँ तो जनाब कोई ऐसा मरीज शायद ही हो कि जो कहे कि मुझे नहीं पता इस कैप्सूल का, बल्कि सब ने जो है ना वो अपनी जेब में रखे होते हैं कि डॉक्टर साहब ते मैं पहले ही इस्तेमाल करना, तुसी फिर आई कैप्सूल लिख देता है ऐ ते मैं 2 साल तो खा रहे हैं। तो ये क्या सच में इन मैदे के कैप्सूल्स की क्या सबको ज़रूरत है, और क्या इसके इस्तेमाल को लेके क्या गलतियाँ की जाती हैं और लोग क्या गलतियाँ करते हैं? इसका ये है कि पेरिफेरी के अंदर समटाइम बहुत एक्सेसिव यूज़ होता है दर्द की दवाइयों का इनमें से, तो उसके साथ अक्सर ये होता है कि अक्सर लोगों के मैदे काफ़ी डिस्टर्ब हो जाते हैं। दूसरा फिर डाइट होती है। डाइट हमारी इस तरह की होती है कि उसमें फास्ट फूड, जंक फूड ज़्यादा होती है या बाकी फैटी चीज़ें ज़्यादा होती हैं, तो उससे अक्सर लोगों का स्टमक डिस्टर्ब रहता है। तो उसमें वो ये करते हैं कि बजाय इसके डाइटरी मॉडिफिकेशन लाइफस्टाइल की तरफ जाएँ, वो इसकी तरफ आ जाते हैं। सम पेशेंट्स डेफिनेटली उनको ज़रूरत होती है, लेकिन उनको ये बताना होता है कि ये आपने कितने अरसे के लिए लेनी है और इसके साथ आपने ये डाइटरी मॉडिफिकेशंस करनी है और ये अपना लाइफस्टाइल चेंज करना है, ये एक्सरसाइज करनी है। ये चीज़ें अगर नहीं करेंगे तो ये मसला इसी तरह चलता रहेगा। तो इसमें डॉक्टर्स को और पेशेंट्स दोनों को समझने की इस ज़रूरत है कि ये दवाई जो हम दे रहे हैं ये भी लॉन्ग टर्म में पेशेंट के लिए नुकसानदेह हो सकती है।
PPI भी अगर एक्सेसिवली आप यूज़ करते रहेंगे तो इसके भी अपने साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। इसके साथ भी इवन विटामिन B12 की कमी भी रिपोर्ट की गई है और इसके अलावा मल्टीपल साइड इफ़ेक्ट्स देखे गए हैं। ऐसे नहीं है कि ये ओमेप्राज़ोल का या राइज़िक का कैप्सूल जो कॉमनली हमारे पास राइज़िक का ऐसे यूज़ हो रहा होता है कि वो अक्सर बताते हैं कि ये सब्ज़ पत्ते वाला कैप्सूल तो हम पहले ही खा रहे हैं, या ओमेप्राज़ोल है या एसोमेप्राज़ोल है, डिफरेंट हैं ब्रांड्स, तो वो तो ऑलरेडी यूज़ कर रहे होते हैं। तो उसको बताना ज़रूरी होता है कि 4 वीक्स से ज़्यादा आपने इसको नहीं लेना और इसके साथ आपने ये मॉडिफिकेशंस करनी है। फिर भी अगर मसला रहता है तो उसके अलावा अल्टरनेटिव ऑप्शन है, आप एंडोस्कोपी करके देख लें मसला क्यों नहीं सॉल्व आउट हो रहा, उसका उस मसले का हल देखना चाहिए, बजाय इसके कि वो कैप्सूल खाते रहें और एंड में पता चले कि जी वो तो खुदा ना खास्ता कोई मेरे के अंदर रसोली पड़ी हुई थी जिसकी वजह से उसका मसला ठीक नहीं हो रहा, तो हमने अनडायग्नोज कर दिया। तो उसको एड्रेस करने की ज़रूरत है। ज़ाहिर है आप उस चीज़ को बेहतर जानते हैं अपने शोबे से को देखते हुए कि एंडोस्कोपी कब करानी चाहिए और PPI का ये जो एक्सेसिव यूज़ मेप्राज़ोल का हो रहा है, तो ये एक बेसिकली एंटीबायोटिक विटामिन्स की तरह इसका भी बड़ा जुडिशियस यूज़ होना चाहिए और इसके ऊपर भी फोकस करना चाहिए। ये इसका यूज़ भी ऐसे ही दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। आपने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया, बताया, और एट दी एंड जो है वो मैं यही कहना चाहूँगा, वो मल्टीविटामिन्स हों, वो आपके मिलने का कैप्सूल यानी प्रोटॉन पम्प इनहिबिटर्स हों, या फिर आपकी जो एंटीबायोटिक्स हों, मल्टीविटामिन्स हों, या ये PPI हो, इन सब मेडिसिन को लेके हमें जो है वो थोड़ा सा सीरियस होने की ज़रूरत है। ये वो कैटेगरीज हैं ड्रग्स की जो एक जिसे कहते हैं ना कि एक मेडिसिन के स्टोर की जीनत है। इसके बगैर तो किसी फार्मेसी का बिजनेस भी नहीं चलता, और लोगों ने जो है ना वो डॉक्टर के मशवरे के बगैर इनका इस्तेमाल कर करके तो जिसे कहते हैं इनके नाम हिफ्स कर लिए। तो हमने बताया आपको कि क्यों इनका इस्तेमाल जो है आपके लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है, और जाहिर सी बात जो कुदरती चीज़ें हैं वो कुदरती ही हैं, मेडिसिन अल्टीमेटली मेडिसिन ही होती है। तो एट दी एंड समराइज़ करना चाहूँगा आज के इस सेशन को कि आप लोग समझे होंगे हमारी इस गुफ्तगू से कि ये जो डॉक्टर्स और मरीज़ों के आपस में गिले शिकवे हैं, इन सब के अंदर हम सबको अपनी अपनी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझना चाहिए। डॉक्टर्स को अपनी काउंसलिंग के ऊपर फोकस करना चाहिए, मरीज़ों को हमारे हेल्थ सिस्टम की डेफिशिएंसीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए, बढ़ती हुई आबादी के तनासब से सहूलियात की कमी और उसके फुकदान को समझना चाहिए। इसका कसूरवार डॉक्टर को नहीं समझना चाहिए। डॉक्टर्स को उनके गिरबान को पकड़ के उनको मारना पीटना ये किसी महज़्ज़ब मुआशरे की निशानी नहीं है। इससे फिर मुआशरे में जो पढ़ा लिखा तबका है वो मुल्क छोड़ने पर मजबूर हो जाता है, और फिर इसके अलावा उनमें जो खिदमत का जज्बा होता है वो भी दम तोड़ देता है। अब मरीज़ों को मैं स्पेशली रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस नोटियत को समझा करें कि आप किस वक्त अस्पताल जा रहे हैं, आपका मसला सच में एमरजेंसी वाला है या नहीं। कुछ बड़ी बड़ी जो एमरजेंसी से मुतल्लिक़ अलामात हैं, जैसे किसी का फौरी बेहोश हो जाना, किसी का एकदम से जिस्म के किसी हिस्से का काम छोड़ जाना, किसी का एकदम से गिर जाना और होश न करना बिल्कुल, और इस तरह के चंद और मसले जिसमें छाती की शदीद दर्द, 50 साल से ज़्यादा उम्र के वो लोग जिनको शुगर ब्लड प्रेशर है और उनका किसी भी तरह से कंधे में या छाती में दर्द महसूस करना, ये वो बड़ी बड़ी अहम तरीन लामतें हैं जो सच में एक एमरजेंसी होते हैं, और इनकी साथ तो आप फौरी हॉस्पिटल ज़रूर जाया करें। लेकिन जहाँ बात हो 3 माह से हल्की सी खारिश की, तो प्लीज़ बराए मेहरबानी मेरी रिक्वेस्ट है कि अपना वक्त निकाल के सुबह के वक्त OPD में आएँ, और OPD के अंदर जाएंगे तो कुछ हद तक जो है वो आप जो है वो एमरजेंसी के थोड़े लोड को कम करेंगे, जिससे सच में जो एमरजेंसी में आने वाले मरीज़ हैं उनकी केयर हो सकेगी। तो यानी हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कुछ सबको कोशिश करनी है। तो जो हमारे पास मौजूदा रिसोर्स हैं इनके अंदर भी बेहतरी लाई जा सकती है। हाँ, जब बात है OPD के अंदर रश की, तो उसमें भी मैं समझता हूँ कि जो लोग थोड़ी सी सकत रखते हैं 100-200 रुपया 300 रुपया खर्च के अपनी एक डिग्निटी के साथ किसी अच्छे मुआलिज से प्राइवेट मशवरा कर लिया करें, और जो लोग बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते उनकी तो फिर मजबूरी है। और फिर हर मसले का हल सिर्फ बड़े अस्पतालों में नहीं है, कुछ मसलों का हल छोटे अस्पतालों में भी मौजूद है।
آپ وہاں پہ بھی جا کے اپنے مسئلے کا حل نکلوا سکتے ہیں. تو اس لیے بلا وجہ ڈائریکٹ لاہور آنا یا پھر ڈائریکٹ اپنے ضلع کے کسی بھی ڈی ایچ کیو میں پہنچ جانا، حالانکہ اس مسئلے کا علاج آپ کے موجود کسی چھوٹے اسپتال میں بھی ہو، تو یہ سب کو مل کے اپنے اس ہیلتھ سسٹم کو بہتر بنانا ہے تاکہ بڑھتے ہوئے ایسے واقعات جو ہیں یہ کم ہو سکے. اور پھر اینڈ پر بار بار میں یہ کہنا چاہوں گا کہ فزیکل ابیوز، کسی پر ہاتھ اٹھانا، زد و کوب کرنا، یہ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے، یہ کسی چیز کا سلوشن نہیں ہوتا، پھر وہ اس سے ہمیشہ چیزیں ورس ہی ہوتی ہیں. اور پھر یہی کہ آپ اینٹی بایوٹکس، پی پی آئی، ملٹی وائٹامنس کا یوز جو ہے وہ جوڈیشیس طریقے سے کریں، اس میں آپ ہی کی بہتری ہے. تو بہت کچھ ہے اور بھی باتیں کرنے کو، دل چاہتا ہے کہ آپ سب کے لیے اتنی کو ایجوکیشن اویئرنیس کریٹ کریں کہ آپ لوگ جو ہے وہ اپنے صحت اور ہیلتھ سے متعلق اچھے فیصلے لے سکیں. انشاءاللہ دوبارہ بھی ویڈیوز میں آپ کو اویئرنیس کے لیے فردر سیشنز بھی ہم کرتے رہیں گے. تو آج کے لیے اتنا ہی، تو اجازت چاہتے ہیں. اور ڈاکٹر خرم کا میں ایک دفعہ شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے اپنے بیزی اسکیجول میں سے ہمارے لیے، ہمارے جو ناظرین ہیں ان کے لیے ٹائم نکالا. تو اگر کوئی ایک چھوٹا سا میسیج ڈاکٹر خرم آپ ایٹ دی اینڈ دینا چاہیں تو آپ ضرور فائنل کنکلوڈنگ ریمارکس جو ہے نا ہماری آڈینس کو دیں. آپ نے ماشاء اللہ ساری چیزیں کافی اچھی سمرائز کری ہیں. اس پہ ایٹ دا اینڈ یہی ہے کہ اس میں ملٹیپل لیولس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. پیشنٹس کو اپنی رسپانسبلٹی سمجھنی چاہیے، ڈاکٹرس کو اپنے لیول پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. ان کو جسٹ کلینکل سے ہٹ کے پروفیشنلزم اور ان کا جو کاؤنسلنگ اسکلز ان کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے. گورنمنٹ لیول کی جو رسپانسبلٹیز ہیں ان کو دیکھنا چاہیے کہ نمبر آف بیڈز انکریز ہوں، ہاسپٹلز زیادہ ہوں، ریسورسز بڑھائے جائیں ان چیزوں کو. اور جو ملٹیپل ڈرگز ہم نے ڈسکس کی ہیں ان کا جوڈیشیس یوز کرنا ضروری ہے تاکہ نیکسٹ آنے والی جنریشنس کے لیے پرابلمز نہ ہوں. ہمارے پاس ایسا نہ ہو کہ ایک وقت ہے ہمارے پاس کوئی اینٹی بایوٹکس موجود ہی نہ ہو. تو یہ ایٹ دا اینڈ میں بتانا چاہوں گا کہ ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہم سب کو اپنی اپنی رسپانسبلٹیز لینی چاہیے. کسی کے اوپر بجائے الزام لگانے کی ہر بندے کو اپنی رسپانسبلٹی ادا کریں گے تو چیزیں انشاءاللہ معاشرے میں بہتر ہوں گی اور ایک مضبوط معاشرہ بنایا جا سکتا ہے. بالکل جی، ہم امید کرتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی میں اس ملک پاکستان کو اچھا بڑھتا ہوا، پھلتا پھولتا ہوا، ترقی کرتا ہوا دیکھیں، خاص طور پر ہیلتھ کے شعبے میں. تو شکریہ، اللہ حافظ.